दोस्तों मैं अरविंद आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A1 ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर, मतलब कि एकदम शुरू से ही स्टार्ट करने वाले हैं और पर डे एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल पे आपको क्लास 12 केमिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज़ कि हम लोग सीधे ठोस अवस्था यानी कि ठोस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम उसके थोड़ा सा बेस से बात करना स्टार्ट करेंगे और बेसिक चीज़ों से ही स्टार्ट करते हुए चलेंगे और सबसे बेस से ही स्टार्ट करते हुए बात करेंगे और चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है क्लास 12 का पहला चैप्टर जिसका नाम है ठोस अवस्था, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि सॉलिड स्टेट क्या होता है या फिर किस प्रकार से किसी भी ऑब्जेक्ट को सॉलिड के अंदर रखा जा सकता है या क्या कैटेगरी होगी या किस प्रकार से डिफाइंड किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उससे पहले हम लोग बात करेंगे द्रव्य की। द्रव्य यानी मैटर, ठीक है, द्रव्य यानी मैटर। सबसे पहली बात कि द्रव्य क्या होता है, द्रव्य के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप याद रखिएगा कि आप पेन और कॉपी लेके बैठेंगे जहाँ पर कि पूरा लिखते हुए आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे। बाकी इसका नोट्स आपको चैप्टर एंड होने के बाद, यानी कि जब हम पूरा चैप्टर एंड कर लेंगे तो उसके बाद आपको इस चैप्टर का नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप उस चैप्टर के नोट्स को ले सकते हैं, लेकिन आप हमारे साथ चैप्टर का नोट्स बनाते हुए चलेंगे और अपने हैंडराइटिंग में बनाएंगे उसे, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को जितनी बार लिखते हैं वो उतना ही आपको समझ में आता है। तो सबसे पहली बात कि द्रव्य क्या होता है, तो भाई देखो आप, हम द्रव की बात नहीं कर रहे हैं, हम द्रव्य की बात कर रहे हैं। द्रव्य क्या होता है, तो द्रव्य क्या होता है वो समझिए। वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरते हैं उन्हें द्रव्य कहा जाता है। जैसा कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो यानी कि वे सभी पदार्थ जिनमें अपना खुद का मास होता है और वह स्पेस ऑक्युपाइड करते हैं, ठीक है, यानी स्थान को घेरते हैं, उन्हें हम द्रव्य कहते हैं। अब रही बात कि द्रव्य की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, तो भाई देखो ऐसे द्रव्य की बहुत सारी अवस्थाएं हैं, लेकिन हम मुख्य अवस्थाओं की बात करेंगे। मुख्य अवस्थाओं में कौन कौन से हैं द्रव्य की मुख्य अवस्थाएं? द्रव्य की मुख्य अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो द्रव्य की मुख्य अवस्थाओं में ठोस, द्रव, याद रखिएगा द्रव्य की बात कर रहे थे हम लोग। अब यहाँ पे जो आपके पास एग्जांपल है वो द्रव है, ठीक है, द्रव्य की बात कर रहे थे, यहाँ पे जो एग्जांपल है वो द्रव है, लिक्विड, ठीक है। थर्ड की बात करें गैस, इसके साथ साथ प्लाज्मा, और पांचवा बात करें तो BEC है, BEC। लेकिन हम बहुत के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम लोग बहुत डिटेल में जाएंगे जरूर, लेकिन वो भी नहीं जाएंगे जो कि हमारे सिलेबस से एकदम बाहर है, आउट है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर कि ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और BEC, तो यहाँ पर हम ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे, BEC के बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे। इन द केस आपको BEC के बारे में जानना है तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो BEC के ऊपर बना देंगे जो प्रॉपर तरीके से होगा। देन अब बात करते हैं कि ठोस किसे कहते हैं, ठीक है, या ठोस क्या होता है। तो वे सभी पदार्थ जिनका आकार व आयतन, यानी वे सभी ठोस जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है उन्हें हम ठोस कहते हैं। यानी वे सभी पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठीक है। आकार व आयतन, वे सभी पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं उन्हें हम ठोस कहते हैं, ठीक है। अब रही बात कि ठोस जो होता है, ठोस पदार्थ के अंदर
ठोस पदार्थ के अणुओं के बीच में एक बल लगता है जिसे हम कहते हैं अंतरा अणुक बल। अंतरा अणुक बल। ठोस के अणुओं के बीच ये अंतरा अणुक बल इतना ज़्यादा होता है जिसकी वजह से कि ठोस के अणुओं के बीच अंतराकाशी स्थान या ठोस के अणुओं के बीच में अंतराकाशी दूरी बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से इसके अणु अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर पाते बल्कि अपनी पोजीशन पे रोटेट करते हैं, यानी घूर्णन करते हैं। ठीक है, यानी अपने एक्सिस पे, ऑन एक्सिस पे वो रोटेट कर सकते हैं या घूर्णन कर सकते हैं, लेकिन मूव नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है? क्योंकि उनके अणुओं के बीच अंतरा अणुक बल बहुत ज़्यादा होता है और उन अंतरा अणुक बलों के ज़्यादा होने के कारण उनके बीच की दूरी यानी अंतरा अणुक दूरी बहुत कम होती है। अंतरा अणुक दूरी बहुत ही कम होती है, इसलिए इनके अणु जो होते हैं वह मूव नहीं कर पाते हैं। लेकिन वही बात हम द्रव के अंदर करें, द्रव के अंदर यदि हम लोग बात करें तो द्रव के अंदर आपके पास डेफिनेशन क्या होती है? वे सभी पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, परंतु आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, यानी कि वे सभी पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, उन्हें हम द्रव्य कहते हैं। जैसे आप कोई भी लिक्विड ले लीजिए, जैसे वाटर ले लीजिए, यदि वो ग्लास के अंदर है तो ग्लास के शेप का होगा, यदि वो किसी पतीले के अंदर है तो पतीले के शेप का होगा, यदि वो किसी बॉटल के अंदर है तो बॉटल के शेप का होगा। इसी तरीके से यानी द्रव की बात करें तो यानी उसका आयतन तो निश्चित होता है। जैसे कि आप ग्लास के अंदर 100 ml आप वाटर लिए हो तो क्या किसी बॉटल के अंदर उसको ट्रांसफ़र करोगे तो क्या 100 ml वो 200 ml या 150 ml या 110 ml में तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, वो 100 ml तो 100 ml ही रहेगा। लेकिन उसके आकार की बात करें यानी शेप की बात करें, ठीक है, तो वो चेंज हो जाएगा। ग्लास की जो शेप है वो सिलेंड्रिकल है, वो यदि पतीले के अंदर चला जाएगा तो वह सर्कुलर शेप में चला जाएगा जिसकी थिकनेस होगी। देन उसी तरीके से यानी कि ऑब्जेक्ट, जिस प्रकार के ऑब्जेक्ट के अंदर आप उसे कंज्यूम करोगे या स्टोर करोगे, उसके हिसाब से वो उस आकार में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हाँ, अब रही बात कि आप ये समझो कि ठोस की तुलना में द्रव के अणुओं के बीच, द्रव के कणों के बीच जो अंतरा अणुक बल होता है वह बहुत मतलब कि ठोस की तुलना में कम होता है और उनके अणुओं के बीच अंतरा अणुक दूरी जो होती है द्रव की वह ठोस की तुलना में अधिक होती है। जैसा कि आपको साइड में एक फिगर दिख जाएगा जिसमें कि आपको दिख जाएगा ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस के अणुओं के अरेंजमेंट, जिसके आधार पर कि ये ठोस, द्रव, गैस के अणुओं के अरेंजमेंट इस प्रकार से होते हैं कि इनके बीच की बल ज़्यादा होने के कारण उनके बीच अंतरा अणुक बल ज़्यादा होने के कारण उनके अणु पास पास और एक अरेंजमेंट एक तरीके से अरेंज होते हैं, और द्रव के बीच में थोड़े कम होने के कारण उनके अणुओं के बीच की दूरी थोड़ी ज़्यादा होती है, और गैस के अणुओं के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इनके बीच अंतरा अणुक बल बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो आइए अगला एग्जाम्पल हम अगले बात कर लेते हैं गैस की। ठीक है, गैस के अंदर बात कर लेते हैं। गैस क्या होता है? वे सभी पदार्थ या वे सभी पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। मतलब जैसे कि आकार व आयतन, जैसे कि आप किसी बॉक्स के अंदर या किसी डब्बे के अंदर आपने किसी गैस को स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, किसी डब्बे के अंदर आपने गैस को स्टोर करके रखा हुआ है। जैसे ही आप उसे ओपन करोगे, यदि रूम में ओपन कर रहे हो तो वो पूरा गैस रूम के अंदर मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी फैल जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आप बॉटल के अंदर रखे हो तो उस समय उसका शेप क्या था? बॉटल के शेप का था। आप उससे यदि रूम में छोड़ दिए, फ्री कर दिए, तो रूम का शेप उसने ऑक्युपाइड कर लिया। तो इस तरीके से उनका आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर का मेन टॉपिक। मेन टॉपिक तो नहीं कह सकते, मतलब कि चैप्टर से अब जो भी चीज़ें हैं वो चैप्टर से रिलेटेड है और चैप्टर के अकॉर्डिंग ही बात किया जाएगा। तो ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि ठोस क्या होता है, या ठोसों का वर्गीकरण की बात करें तो ठोस के वर्गीकरण की बात करने से पहले बात कर लेते हैं ठोसों के गुण के। ठीक है, यानी कि ठोस के कौन कौन से गुण हैं और क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यानी गुण की बात करें हम लोग। ठीक है, तो आप पॉइंट वाइज कुछ बातें लिख लो। जैसे पहले पॉइंट
इनके अणुओं के बीच अंतरा आणविक बल बहुत ही अधिक होता है, अंतरा आणविक बल उच्चतम होता है और अंतर आणविक दूरी लगभग 0 के बराबर होती है। ठीक है, यानी कि अंतर आणविक बल उच्चतम होता है और अंतर आणविक दूरी लगभग 0 के बराबर होती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी। दूसरी चीज, जितने भी ठोस होते हैं उनका आकार व आयतन, उनका आकार वो आयतन दोनों निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। यदि हम लोग थर्ड कंडीशन में बात करें तो जितने भी ठोस होते हैं, ठीक है, वह असंपिड्ड होते हैं। हाँ, ये कहा जा सकता है कि ठोसों को दबाया नहीं जा सकता है। असंपिड्ड होने का मतलब ही है कि उससे कंप्रेस नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे भी होते हैं आपके पास जिसे कंप्रेस किया जा सकता है, लाइक एज ए रबर। ठीक है, मतलब कि आपके पास रबर एक ऐसा सॉलिड है जहां पे आप उसे कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ये असंपिड्ड होता है, लेकिन आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन यही बात हम लोग लिक्विड एंड गैस के लिए बात कर लेते हैं। तो आइए समझते हैं कि लिक्विड और गैस के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो लिक्विड और गैस के अंदर बात करें तो सॉलिड के अंदर आप लोगों ने देखा कि इनके अंतर आणविक बल उच्चतम होते हैं, उनके बीच की इनके अणुओं के बीच यानी अंतर आणविक दूरी जो होती है वो लगभग 0 के बराबर होती है। इनका आकार व आयतन निश्चित होता है और यह असंपिड्ड होते हैं। लेकिन यदि हम लोग द्रव की बात कर लें तो जो द्रव के अणु होते हैं उनका अंतर आणविक बल ठोस की तुलना में कम होता है। ठीक है, जिनकी वजह से इनकी दूरी कुछ ना कुछ होती है, लगभग वो 0 नहीं होती है। ठीक है, 0 नहीं होती है, 0 के अलावा कुछ थोड़ी बहुत वैल्यू होती है। ठीक है, और इनका आकार व आयतन, आकार व आयतन में बात करें तो इनका आयतन तो निश्चित होता है, आयतन तो निश्चित होता है, परंतु आकार जो होता है वह अनिश्चित होता है। ठीक है, आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, और असंपिड्डता की बात करें तो इसे कंप्रेस किया जा सकता है, इसे आप कंप्रेस करके स्टोर कर सकते हो, यानी बहुत अधिक मात्रा में तो नहीं कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड की कंपेयर में बात करें तो कंप्रेस किया जा सकता है। वही आप गैस के अंदर यदि बात कर लो तो गैस के जो अणु होते हैं इनके अणुओं के बीच अंतर आणविक बल बहुत ही कम होता है, जिनकी वजह से इनके अंतर आणविक दूरी जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। इनके आकार व आयतन की बात करें तो गैस का आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, और संपिड्डता की बात करें तो ये पूर्णतः संपिड्ड होते हैं, यानी कि इनको बहुत अच्छे से कंप्रेस करके रखा जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर से एक बात समझ लीजिए कि ठोस जो होते हैं, ठोस के अणु के बीच अंतर आणविक बल उच्चतम होता है, जिनके कारण उनके अणुओं के बीच अंतर आणविक दूरी बहुत ही कम होती है। इनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, जिनकी वजह से यह अपने पोजीशन पर रोटेट, अंतर आणविक बल बहुत अधिक होने के कारण ये अपनी पोजीशन पर रोटेट कर सकते हैं, लेकिन मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं और यह असंपिड्ड होता है, मतलब इसे आप कंप्रेस नहीं कर सकते, नॉन कंप्रेसेबल होते हैं। ठीक है, द्रव के अंदर बात करें तो इनके अंतर आणविक बल बहुत ही कम होते हैं, नहीं बहुत ही कम कहना गलत बात हो जाएगा, लेकिन ठोस की तुलना में बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, और इनका आकार व आयतन की बात करें तो इनका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है, और यह संपिड्ड होते हैं, तो यानी कि ठोस की तुलना में संपिड्ड होते हैं, इन्हें कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, यही गैस के अंदर यदि हम लोग बात करें तो गैस के अणुओं के बीच अंतर आणविक बल बहुत ही कम होता है और इनके बीच की दूरी बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी इनके अणुओं के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है। इनके आकार व आयतन की बात करें तो दोनों अनिश्चित होते हैं, और इनके कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा कंप्रेसिबल होता है, यानी इसे बहुत ही अच्छे से कंप्रेस करके रखा जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अगली बात हम लोग करेंगे इसके अंदर हम लोग अगली बात करेंगे सॉलिड के क्लासिफिकेशन की, कि सॉलिड किस प्रकार से क्लासिफाइड हो सकता है। तो अभी तो आप द्रव्य को क्लासिफाइड कर रहे थे, यानी मैटर को क्लासिफाइड कर रहे थे। मैटर के अंदर आप लोगों ने क्लासिफाइड किया लिक्विड, सॉलिड, गैस एंड प्लाज्मा। ठीक है, इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन वो हम बात नहीं कर रहे। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्पेशली सॉलिड को क्लासिफाइड करने वाले हैं, जिसके अंदर हम क्लासिफाइड, यानी आप एनसीईआरटी बुक देखोगे या फिर कोई भी साइड बुक देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 2 प्रकार के सॉलिड
कंसिडर होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, या एक क्रिस्टलाइन सॉलिड दूसरा अमॉर्फस सॉलिड, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे को कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या आपको व्हाइट बोर्ड की सारी चीज़ें अच्छे से विजुअल हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं? यदि नहीं हो पा रही हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा लिखने का प्रयास करेंगे, और यदि विजुअल हो पा रही है तो अच्छी बात है, और यदि विजुअल हो पा रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं ठोसों का वर्गीकरण। ठीक है, ठोसों का वर्गीकरण, ठोसों का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, यानी ठोस को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, किसी भी चीज़ को क्लासिफाइड करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ आधार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो क्लासिफाइड करने वाले हैं वो ज्यामिति के आधार पर करने वाले हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को आप क्लासिफाइड कर रहे हो या किसी प्रकार को वर्गीकृत कर रहे हो तो वो किसी न किसी आधार पे होता है। जैसे कि मान लीजिए कि सपोज दैट कि किसी क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं। ठीक है, तो 10 बच्चों में यदि हम क्लासिफाइड कर रहे हैं तो उनकी कुछ ना कुछ कंडीशंस होंगे, जैसे कि कौन सा बच्चा तेज है, कौन सा बच्चा कमज़ोर है। ठीक है, कौन सा बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक है, कौन सा बेस मतलब कि एकदम नॉर्मल है, या फिर इस तरीके से कि कौन सा किस कास्ट का है। इस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो सॉलिड का क्लासिफिकेशन है वह उसकी ज्यामिति के आधार पर है, यानी उसकी संरचना के आधार पर। ठीक है, उसकी संरचना के आधार पर इनका वर्गीकरण करेंगे, जिसके आधार पर इनके दो प्रकार का वर्गीकरण आता है। ठीक है, एक को कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरे को कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, यानी एक को कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे को कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को क्लासिफाइड करेंगे, लेकिन उनकी कुछ प्रॉपर्टी के साथ साथ। जैसे प्रॉपर्टी के साथ साथ क्या हो सकता है, आप समझिए थोड़ा ध्यान से। जैसे पहली प्रॉपर्टी होगी, यानी इसका पहला गुण जो होगा, जिस गुण के आधार पर हम इस दोनों को क्लासिफाइड करेंगे, वह है इनकी आकृति। क्या है? आकृति। यानी आकृति के आधार पर हम इसे क्लासिफाइड करने वाले हैं, यानी आकृति यानी इसके शेप के आधार पर हम इन्हें क्लासिफाइड करने वाले हैं पहले पॉइंट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ समझिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उनकी जो आकृति होती है वह निश्चित होती है, इनकी आकृति व ज्यामिति जो होती है वह निश्चित होती है। लेकिन नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है या एमॉर्फस सॉलिड जो होता है या जिसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, इनकी जो आकृति होती है वह अनिश्चित होती है, यानी कि इनका अरेंजमेंट जो होता है वह कोई निश्चित वे में नहीं होता है, किसी भी प्रकार से ये अरेंज हो जाते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे, जैसे सपोज करो कि जिस रूम में आप रहते हो ना, उस रूम के अंदर दीवार को जब बनाया जाता है तो दीवार के ऊपर यानी कि एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट को इस प्रकार से अरेंज किया जाता है कि वो थोड़ा सा भी डिसबैलेंस ना हो। या अर्थात आप देखते होंगे कि जब आपके घर पे एक मिस्त्री काम करता होगा तो वह एक सूत लेता होगा, यानी एक धागा लेता होगा और एक लट्टू होता होगा। ठीक है, उस दोनों के मेल से इस प्रकार से कम्बिनेशन करके दीवार को बनाता है कि एक सूत का यानी एक रस्सी के धागे इतना भी परिवर्तन ना दिखाई दे। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से यानी आकृति के आधार पर क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमॉर्फस सॉलिड को आप क्लासिफाइड करना चाहोगे तो आकृति के आधार पर क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है यानी क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वह निश्चित आकृति के होते हैं या एक निश्चित वे में अरेंज किए गए होते हैं, और एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड वह एक अनिश्चित वे में यानी कि अनिश्चित तरीके से अरेंज किए गए होते हैं। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो निश्चित ज्यामिति यहाँ लिख सकते हैं आप, निश्चित ज्यामिति और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? अनिश्चित ज्यामिति। ठीक है, यानी कि आकृति के आधार पर क्रिस्टलाइन सॉलिड की ज्यामिति जो होती है वह निश्चित होती है और अक्रिस्टलीय ठोस की जो ज्यामिति होती है वो अनिश्चित होती है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगली बात करेंगे हम लोग गलनांक। ठीक है, यानी अगली प्रॉपर्टी हम क्या लेंगे? मेल्टिंग पॉइंट लेंगे, यानी गलनांक आप समझ लीजिए। ठीक है, गलनांक के आधार पर इनका वर्गीकरण करेंगे। गलनांक के आधार पर यदि इनका वर्गीकरण किया जाए तो गलनांक के आधार पर इनका वर्गीकरण कुछ इस प्रकार का है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, गलनांक के आधार पर यदि इसके वर्गीकरण की बात करें
तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके पास होते हैं, ठीक है, लाइक दैट NaCl, KCl, ये सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक निश्चित वे में अरेंज होते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम आपको अभी आगे दिखाया जाएगा। तो फिलहाल ये समझिए कि एक निश्चित वे में इसको अरेंज मतलब कि एक निश्चित पॉइंट पर, यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, यानी जैसे सपोज करिए कि यदि आपके पास NaCl है, ठीक है, और यदि इनका मेल्टिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 25 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करना शुरू कर जाएगा और सभी तरफ से मेल्ट करेगा। लेकिन कुछ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट निश्चित नहीं होता, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होता है और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो अनिश्चित होता है। यानी एमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट अनिश्चित होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होता है, ठीक है। एक निश्चित बिंदु पर वह मेल्ट करना प्रारंभ कर देते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड जो होता है वो एक निश्चित पॉइंट पर मेल्ट करना प्रारंभ नहीं करते हैं। जैसे कि आप रबर ले लो, रबर को यदि आप मेल्ट करना चाहोगे, यदि आप उसे हीट करोगे तो पता चलेगा कि एक साइड से वो बर्न कर रहा है, एक साइड से वो धुआं उत्पन्न कर रहा है और एक साइड से वो हल्का हल्का गर्म हो रहा है, ठीक है। तो वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग दिखाता है, मतलब कि एक ही ऑब्जेक्ट एक ही टेम्परेचर पर अलग अलग साइड से अलग अलग कंडीशन शो कर रहा है। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर ऐसा नहीं होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वह निश्चित ताप पर मेल्ट करना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। इसके अंदर हम लोग तीसरा पॉइंट बात करेंगे। आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी, अच्छी बात है। तीसरी बात हम लोग बात करेंगे इसके अंदर विखंडन गुण, ठीक है। यानी कि विखंडन गुण क्या होता है पहले वो समझिए। विखंडन गुण के बारे में बात करेंगे। विखंडन गुण, ठीक है। अब बात ये आती है कि विखंडन गुण क्या होता है, ठीक है। विखंडन गुण या फिर आप विखंडन गुण ही कहिए, ठीक है, या फिर क्लीवेज प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है। क्लीवेज प्रॉपर्टी की बात करें मतलब कि आप किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को यदि आप चाकू से काटते हो, ठीक है, तो किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को यदि आप चाकू से काटते हो तो चाकू से काटने के बाद उसकी जो सतह मिलेगी वो एकदम प्लेन स्मूथ मिलेगी। जैसे कि आप पनीर काटते हो ना, तो पनीर काटने के बाद एक एकदम स्मूथ सरफेस मिलता है, ठीक उसी तरीके से एकदम चिकना सतह। उसी तरीके से यदि आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को यदि काटोगे तो उसके जो सरफेस मिलेंगे वह एकदम स्मूथ होंगे। लेकिन आप नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को यदि काटोगे तो उनके जो सरफेस मिलेंगे वह उबड़ खाबड़ या खुरदुरे हुए मिलेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। विखंडन प्रॉपर्टी के अंदर बात करें तो चिकना सरफेस, चिकना परत, ठीक है। और यदि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो इनकी जो परत होती है वो खुरदरी होती है, ठीक है। कैसी होती है? खुरदरी होती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए वेरी गुड, आगे स्टार्ट करते हैं। अगली पॉइंट इसके आई होप आपको ये इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आपको गलनांक समझ में आ गया, आपको विखंडन गुण समझ में आ गया। विखंडन गुण को आप चाहे तो विदलन भी कह सकते हो, ठीक है। विखंडन गुण को क्या कहते हैं? विदलन भी कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अगली बात हम लोग करें इसके अंदर चौथी, तो प्रकृति के आधार पर। तो प्रकृति के आधार पर बात करें तो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वह वास्तविक ठोस होता है और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो आभासी ठोस होता है, ठीक है। यानी कि क्रिस्टलीन ठोस जो होता है वो वास्तविक ठोस होता है, वास्तविक, और अक्रिस्टलीन ठोस जो होता है वो आभासी ठोस होता है। कैसा होता है? आभासी, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अगली बात करें यदि हम लोग, तो अगला होगा परास के आधार पर, या फिर परास कह लीजिए, या घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर। घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर, आप व्यवस्था के आधार पर कह लीजिए या फिर परास के आधार पर कह लीजिए, ठीक है। तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, सॉरी पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वह एक निश्चित वे में, यानी एक निश्चित तरीके से अरेंज होते हैं। इसलिए एक निश्चित वे में अरेंज होने के कारण इनकी जो परास होती है, इनकी जो रेंज होती है वो बहुत दूर तक होती है। जैसे कि आप एग्जांपल समझिए, एक दीवार को आप बना रहे हो, उसको एक अच्छे तरीके से एक अच्छे वे में आप अरेंज कर रहे हो, तो आप उसे एक अच्छे वे में अरेंज करोगे
तो अच्छे वे में अरेंज करने पर वो बहुत दूर तक जाएगा। जैसे आप देखते ही हो कि इंजीनियर आज के दिन में 20 फ्लोर का, 30 फ्लोर का, 40 फ्लोर के इतने फ्लोर्स के बिल्डिंग बना रहे हैं। तो उसमें जो ईंट को अरेंजमेंट कर रहे हैं, इन ईंट का जो अरेंजमेंट है वो एक निश्चित तरीके से है, जिसकी वजह से उसकी परास जो है बहुत लंबी है। ठीक है, तो यानी कि दीर्घ परासी होते हैं आपके, दीर्घ परासी, यानी कि आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो कैसा होता है, दीर्घ परासी। लेकिन वहीं पर यदि आप पता चले कि दो ईंट के बीच में तीसरा ईंट इस प्रकार से अरेंज कर दो कि जो वो असेंबल्ड ही ना हो पाए, मतलब कि एक निश्चित वे में असेंबल्ड ना हो पाए, तो जिसकी वजह से जैसे कि आप जनरली आप 2-4 पत्थर के टुकड़ों को अरेंज करते हो, तो उस केस में 2-4 पत्थर के टुकड़ों को अरेंज करने के बाद उसमें पता चलेगा कि एक डैमेज हो, तो उस केस में वो पूरा का पूरा गिर जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अरेंजमेंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, ठीक सर, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का। तो यानी कि क्या होता है, लघु परासी होता है। कैसा होता है, लघु परासी होता है। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस होता है और ये लॉन्ग डिस्टेंस होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। यानी कि आपका जो अरेंजमेंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड वो दीर्घ परासी होता है, और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है या एमॉर्फस सॉलिड जो होता है वो लघु परासी होता है। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ये 5 पॉइंट्स बात कर लिए, इसके बाद 2 पॉइंट्स और हैं, वो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जिसका नाम है विषमदैशिकता, और साथ में एक टॉपिक है आपका शीतलन वक्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे कल। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।